आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नस्र के सबक नंबर 3 का, और इस सबक का उन्वान है मुख्तसर अफसाना। मुख्तसर यानी छोटा, इख्तिसार के साथ जो हो, शॉर्ट स्टोरी इसको इंग्लिश में कहा जाता है। सबक मुख्तसर अफसाना के अंदर मुख्तसर अफसाना की तारीफ़ दे रखी है और कुछ मुसन्निफ़ीन के अफसाने यहाँ पर सबक के अंदर दिए गए हैं। सबक को मैंने कई हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हम मुख्तसर अफसाने की तारीफ़ पढ़ेंगे और साथ ही मुख्तसर तारीख़ का भी मुताला करेंगे। इसके बाद जो आगे वाले हिस्से हैं उन हिस्सों के अंदर हर मुसन्निफ़ के, जितने भी मुसन्निफ़ के अफसाने यहाँ पर दिए गए हैं, मुसन्निफ़ के हवाले से मालूमात हासिल करेंगे, अफसाने का मुताला करेंगे और अगले हिस्से के अंदर हम सवाल और जवाब का मुताला करेंगे। तो कई हिस्से बटे हुए हैं जो आगे तक आते जाएंगे। यहाँ पहला हिस्सा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इस हिस्से में हम मुख्तसर अफसाने की तारीफ़ और तारीख़ के बारे में मुताला करेंगे और यही इसका उन्वान है। तो शुरू करते हैं हम मुख्तसर अफसाने की तारीफ़ और तारीख़। मुख्तसर अफसाने की अगर तारीख़ के बारे में बात की जाए, शुरुआत के बारे में बात की जाए, तो बच्चों इसकी शुरुआत उर्दू अदब में 20वीं सदी के बीच के दौर में हुई थी। मुख्तसर अफसाना उर्दू में अंग्रेज़ी अदब से आया है। अंग्रेज़ी में एक सिन्फ राइज है जिसे शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है। उस शॉर्ट स्टोरी से मुतासर होकर यहाँ के अदीबों ने मुख्तसर अफसाने लिखने शुरू किए। तो 20वीं सदी के शुरुआत में, बीच के हिस्से के अंदर उर्दू अदब में भी मुख्तसर अफसाने लिखे गए। पहला अफसाना निगार उर्दू का प्रेमचंद को माना जाता है, जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर सभी उसूलों की पाबंदी के साथ अफसाने लिखने शुरू करे। और उसके बाद बहुत सारे अदीब हुए जिन्होंने अफसाना निगारी के अंदर अपने हाथ आजमाए हैं। बच्चों मुख्तसर अफसाना जैसा आपके नाम से ही जाहिर होता है, मुख्तसर यानी होता है छोटा करके, जिसमें इख्तिसार हो, कमी हो। इसमें किसी भी किरदार की पूरी ज़िंदगी के हवाले से बात नहीं की जाती, ज़िंदगी के एक मुख्तसर हिस्से के बारे में बात की जाती है। किरदार भी कम होते हैं इसके अंदर, एहसासात भी कम होते हैं और इख्तिसार के साथ अपनी बात को कही जाती है। इसमें जामियत होती है, इसमें रुमानियत होती है, इसमें इख्तिसार होता है, इसमें वहदत तासुर होता है। वहदत तासुर एक असर होना, अलग अलग असर के अंदर लिखेंगे तो बड़े अफसाने हो जाते हैं जो नॉवल के करीब पहुंच जाते हैं। वहदत तासुर इन मुख्तसर अफसानों का इम्तियाजी मरकज़ है, बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। यहाँ हम इन अफसानों के हवाले से मालूमात हासिल करेंगे, किस तरह से लिखे जाते हैं, अज्जाए तरकीबी क्या क्या हैं, और तारीख़ के हवाले से भी हम मुख्तसर मालूमात इस हिस्से के अंदर करने वाले हैं। बच्चों मुख्तसर अफसाना जदीद दौर की अहम नसरी सिन्फ है। जदीद दौर नए दौर की है और नसरी सिन्फ है, ये नसर के अंदाज में लिखे जाने वाली सिन्फ है। इसके ज़रिए किसी शख्स की ज़िंदगी के एक पहलू या किसी वाक़े का बयान इस तरह किया जाता है कि पढ़ने वाले के दिलो दिमाग पर उसका गहरा असर पड़े। पूरी ज़िंदगी का यहाँ पर बयान नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत बड़ा किस्सा हो जाता है। वो ज़िंदगी का कोई एक किस्सा ले लिया जाता है, एक वाक़या ले लिया जाता है और उसी की बयानी पूरे एहसासात के साथ की जाती है, पूरी कारीगरी के साथ, पूरी तरकीबात के साथ उस एहसास की, उस वाक़े की तर्जुमानी मुख्तसर अफसाने में की जाती है। अफसाने की मुतअद्दिद तारीफ़ें की गई हैं, मुतअद्दिद बहुत ज़्यादा तादाद में। एक मुमताज़ मगरिबी अदीब का कहना है कि अफसाना ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सकती है। एडगर एलन पो नाम के ये अदीब थे, मुमताज़ अदीब हैं और बड़े अदीब हैं। इन्होंने जो तारीफ़ बयान की है वो बहुत अहम है, आपको ये समझ लेनी है और यही तारीफ़ आपको इसकी याद रखनी है। कई तारीफ़ें हैं लेकिन वो करीब नहीं पहुंच पाती हैं और सफाई से बात को बयान नहीं करती। ये जो तारीफ़ दे रखी है एडगर एलन पो की, इस तारीफ़ में उन्होंने कह दिया है अफसाना, यहाँ से आपको लेना है, अफसाना ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नशिस्त में पढ़ दी जाए, एक ही नशिस्त में मुकम्मल हो जाए। ये सबसे सही तारीफ़ है, सबसे अच्छी तारीफ़ है जो अफसाने की बयान की गई है। अफसाना सीधी सादी कहानी नहीं बल्कि ऐसी फ़नी तख्लीक है जिसमें फ़नकार के इरादे और हिकमत का भी दखल होता है। किसी मखसूस वाक़े या सूरत हाल या किसी मखसूस किरदार का नक्श इस तरह उभारा जाता है कि प्लाट यानी वाक़यात की तरतीब व तंजीम हो सके। मखसूस वाक़े किसी ख़ास वाक़े के लिए होता है ये, और ख़ास शख्स के बारे में होता है। सिर्फ
एक ही अंदाज में बात की जाती है, सारा का सारा मामला एक ही चीज़ पर मुबनी होता है, वो है इख्तिसार के ऊपर। कुछ भी बयान करे अफसाना निगार, लेकिन उसे इख्तिसार का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है, एक नशिस्त में पढ़े जाने के लायक अफसाना बनाना होता है। तो देखिए आप कि मखसूस वाक़या या सूरत हाल या किसी मखसूस किरदार का नक्श इस तरह उभारा जाता है कि प्लाट यानी वाक़यात की तरतीब और तंजीम पढ़ने वाले को मुतासिर कर सके, अपने असर में ले सके। प्लाट के माने होते हैं बच्चों अज्जाए तरकीबी है, जो आगे आएंगे अभी आपके। प्लाट उसका तरतीब, किस तरह से कहानी को बयान किया जा रहा है, किस तरह से पूरे के पूरे अफसाने को समेटा जा रहा है, वो उसका प्लाट है। उस प्लाट के ऊपर ही पूरा का पूरा अफसाना मुबनी रहता है। अगर प्लाट दुरुस्त नहीं हो, अच्छा नहीं हो, तो अफसाना भी अच्छा नहीं होगा, उम्दा किस्म का नहीं बनेगा। प्लाट की कामयाबी के ऊपर ही अफसाने की कामयाबी मुनहसिर है। अफसाने के माहिरों ने उसकी जो तारीफ़ें बयान की हैं, उनसे वाज़े होता है कि अफसाना बयानिया तख्लीकी तहरीर है। बयानिया जिसको बयान किया जाए, बयानिया तख्लीकी सिन्फ है, तहरीर है। अफसाने में किसी एक किरदार या किरदारों के एक मखसूस गिरोह के नकूश या जहनी कशमकश को नुमाया किया जाता है। किसी एक किरदार की जहनी कशमकश को बताया जा रहा है, या किरदारों के गिरोह की सबकी जहनी कशमकश को एक पैराए में पिरोया जाता है। अफसाने में वाक़यात की तफसील, किरदारों की गुफ्तगू और मंजर व महाल की पेशकश बहुत नपी तली होती है, यानी ज़मा और मकान का भी ख़ास ख्याल रखा जाता है, पस मंज़र का भी ख़ास ख्याल अफसाने में रखा जाता है। हर अफसाने के लिए प्लाट, किरदार और ज़मा व मकान लाजमी अज्जा की हैसियत रखते हैं। इस लिहाज से अफसाने के इक़साम भी बयान की गई है, यानी कई तरह के इनके हिस्से बना दिए गए हैं, अलग अलग हिस्सों के अंदर अफसानों को बांट दिया गया है, और जो किस्म बांट दी गई है, अक़साम बांट दी गई हैं, वो बताई गई है प्लाट का अफसाना, किरदार का अफसाना या मुआशरती अफसाना। प्लाट का अफसाना वो कि जिसकी कामयाबी प्लाट के ऊपर ही मुबनी रहे और वो पूरा का पूरा अपने प्लाट के ऊपर ही कायम रहे, प्लाट से ही उसकी कामयाबी नज़र आती है। किरदार का अफसाना जो किसी किरदार के ऊपर मुबनी है, किसी किरदार की ज़हनी हालात को बताए, कशमकश को बताए, उसके अंदाज से किरदार के मुताबिक वो लिखा जाए। और या फिर मुआशरती अफसाना, इसमें बच्चों वो अफसाने आते हैं जो मुआशरती मसलों को उठाए, मुआशरे के हमारे क्या परेशानियां हैं, क्या मसले हैं, उनको जिस अफसाने के ज़रिए पेश किया जाएगा, पूरे मुआशरे की बात की जाएगी, किरदारों के गिरोह की बात की जाएगी, किरदारों के गिरोह की बात की जाएगी। अगर एक किरदार की बात की जाएगी तो किरदार का अफसाना हो जाएगा वो, और किरदार के गिरोह की बात हो जाएगी, पूरे मुआशरे की खामियों की बात होगी, मुआशरे के मसलों को उठाया जाएगा, तो वो मुआशरती अफसाना कहलाएगा। और जहाँ पर ना किरदार अहम है ना मुआशराती मसाइल अहम हैं, तो फिर वो प्लाट का अफसाना हो जाएगा। तो 3 किस्में आपको लिख लेनी है, समझ लेना है इसको, प्लाट का अफसाना, किरदार का अफसाना और मुआशरती अफसाना। और अफसाने के अज्जाए तरकीबी, तो अज्जाए तरकीबी आपको लिख लेना है बच्चों, 7 अज्जाए तरकीबी असातिज़ा ने अफसानों के बताए हैं। कहानी, प्लाट, किरदार, मुकालमा, पस मंज़र या ज़माओ मकान, असलूब और नुक्ताए नज़र। कहानी बच्चों, हर अफसाने की एक कहानी होती है जिसके ऊपर वो अफसाना मुबनी होता है। उस कहानी के बगैर अफसाना हम नहीं लिख सकते। अफसाना लिखने से पहले हमें कहानी का इल्म होना चाहिए कि हम किस मौजू के ऊपर ये बात लिख रहे हैं, अफसाना लिखना चाहते हैं। तो कहानी ये बहुत अहम है अज्जाए तरकीबी के अंदर। कहानी के बाद जो दूसरा अहम अज्जाए तरकीबी है वो है प्लाट का। ये जुज़ भी अफसाने का बहुत अहम है। प्लाट कहानी के किस्सों को तरतीब देना, कहानी के अंदर कब किस किरदार की एंट्री होगी, क्या किरदार क्या करेगा, क्या कारनामे उसको अंजाम देने हैं, अब कहानी किस तरह से आगे बढ़ेगी, जो रब्त और तसलसल होता है वो प्लाट की वजह से होता है। प्लाट उस सबको जोड़ता है, एक तरतीब देता है, तो तरतीब को प्लाट कहते हैं। इसके बाद किरदार होते हैं। किरदार भी अहम जुज़ू है। किरदार हर अफसाने के अलग अलग होते हैं। किरदारों का गिरोह भी हो सकता है, ये किरदार आपका मुआशरा भी हो सकता है, ये किरदार आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, ये किरदार आपके आसपास से भी कोई हो सकता है, या ऐसा किरदार ले ले जो अलामती नज़र आता हो, अलामती किरदार के ज़रिए अपनी बात को कही जाए, तो ये किरदार निगारी होती है और ये अफसाने का अहम जुज़ू है। तीसरा जुज़ू है किरदार। चौथा है मुकालमा।
मुकालमा यानी कलाम। बच्चों, मुख्तसर अफसाने का मैंने अहम जो बताया है आपको लिखने का तरीका, उसमें जो सबसे बड़ी बात है, सबसे ख़ास बात है, वो इख्तिसार है। मुख्तसर अफसाने के अंदर हर चीज़ इख्तिसार के साथ होनी चाहिए। इख्तिसार यानी शॉर्ट होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए हर चीज़, कोई लंबी चौड़ी तवालत की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जब शॉर्ट की बात हो रही है तो मुकालमे भी इसी अंदाज में लिखे जाएंगे। मुकालमे यानी डायलॉग्स, जो किरदार आपस में कलाम करते हैं उन्हें मुकालमा कहा जाता है। मुकालमे वही शामिल किए जाएंगे अफसाने के अंदर जिनसे अफसानों को ताकत मिले। गैर ज़रूरी अल्फाज, गैर ज़रूरी जुमले यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किए जाते। गैर ज़रूरी मुकालमे को हटा दिया जाता है। बहुत ज़रूरी हो तभी कलाम आपस में किया जाता है। इख्तिसार का ध्यान रखते हुए मुकालमे लिखे जाते हैं। इसके बाद पांचवा जुज़ू जो है ये है पस मंज़र, या इसको हम ज़माओ मकां भी कह सकते हैं। पस मंज़र यानी उस कहानी का, अफसाने का पसे मंजर क्या है, उसके पिछले हालात क्या हैं, उसका दौर क्या है, ज़माना क्या है, किस जगह के ऊपर वो हो रहा है। हमारी किताब के अंदर एक अफसाना दिया गया है, लम्हे उस अफसाने का नाम है, और उसका पसे मंजर है 1947 के दंगे। 1947 का जो मुल्क का तकसीम हुआ था उसका पसे मंजर दे रखा है। उस पसे मंजर के ऊपर वो पूरा का पूरा अफसाना लिखा गया है। तो हर अफसाने का पसे मंजर होता है जो अफसाने की कामयाबी के लिए ज़रूरी जुज़ू है। ज़माओ मकां, ज़माना और जगह बताना भी ज़रूरी है। ज़माने का से आया है और मकाम से आया है। मुकाम भी उस जगह का, आपको मुकाम भी बताना है, अफसाना किस जगह से ताल्लुक़ रखता है। और इसका बच्चों कहानी पे, प्लाट पे, किरदार पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। उस तरह का माहौल अपने आप बन जाता है। अगर हम बात करें कि कश्मीर की वादियों के ऊपर कोई अफसाना लिखना है तो अब हमें बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम कश्मीर में हैं। अगर आपने किरदारों के ज़रिए और ज़माओ मकान को पहले ही आपने बता दिया तो फिर आपको कश्मीर के मामले में, कश्मीर के मसले में बात करने से आसानी हो जाती है। राजस्थान के जो मगरिबी हिस्से हैं उनके बारे में आप बता रहे हो तो रेगिस्तान के हिस्सों को बताने के अंदर आपने जगह बता दी तो किरदार निगारी के अंदर और कहानी और प्लाट को जोड़ने में आपको बहुत आसानियां हो जाती हैं। तो ज़मा और मकां अफसाने के लिए ज़रूरी जुज़ू है। इसके बाद असलूब। असलूब यानी बयान करने का तरीका। ये हर मुसन्निफ़ का अलग अलग होता है, सबके बयानिया असलूब अलग हैं। प्रेमचंद का असलूब अलग है और कुर्रतुल ऐन हैदर का असलूब अलग है। बलवंत सिंह अलग अंदाज में अपनी बात कहते हैं और दूसरे अफसाना निगार अलग अंदाज में अपनी बात कहते हैं। तो असलूब यानी बयान करने का तर्ज तहरीर का अंदाज, क्या अंदाज, किस तरीके से, किस जावे में बात कर रहे हैं, किस अंदाज में बात कर रहे हैं, वो असलूब कहलाएगा। और असलूब भी अफसाने की कामयाबी के अंदर बहुत बड़ा रोल निभाता है। सातवां है नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र भी यानी देखने का नज़रिया, किसी चीज़ को मुसन्निफ़ किस तरह से देखता है। अफसाना निगार का हर चीज़ को देखने का नज़रिया अलग होता है। तो अफसाना निगार का नुक्ता नज़र भी अफसाने की कामयाबी की दलील देता है। अफसाने की कामयाबी के लिए कुछ नाक़दीन ने अफसाना निगार के नुक्ता नज़र को अहम करार दिया है। अफसाना निगार के नुक्ता नज़र, उसके देखने के तरीके को, कि वो अफसाने के अंदर किरदार को और प्लाट को, कहानी को और उसके अंदर जो और भी लोग हैं उनको किस नज़रिए से वो देखता है। अफसाना निगार के असलूब में रम्ज़, किनाए और तासुर को भी ज़रूरी समझा जाता है। रम्ज़ के माने होते हैं बच्चों राज न्याज की बातें करना, राज के अंदाज में खुफिया तौर पे मुख्फी बातें करना। ये बहुत ज़रूरी है अफसाने के लिए। तजस्सुस बना रहे, उसमें इंटरेस्ट बना रहे, दिलचस्पी बनी रहे, ताकि पढ़ने वाला जो है कारी ये सोचता रहे कि अब आगे क्या होगा। अगर उसका तजस्सुस नहीं रहेगा तो फिर वो तो सारी कहानी पता चल जाएगी कि अब क्या होने वाला है। अफसाना लिखने के लिए ये ज़रूरी है कि पढ़ने वाले का तजस्सुस बना रहे, बात खुफिया रहे, रमज़ी अंदाज में बात की जाए और बात पता भी नहीं चले, छुपी हुई बात पूरे अफसाने में नज़र आए। तो रम्ज़ होता है, किनाए का मतलब होता है बच्चों इशारे में बात कर दी जाती है, और तासुर को भी ज़रूरी समझा जाता है। उस अफसाने से क्या असर आ रहा है। हम अफसाना तो लिख रहे हैं लेकिन अफसाना कुछ पैगाम भी दे रहा है या नहीं दे रहा, कुछ अपने पीछे सामान छोड़ रहा है या नहीं छोड़ रहा। सिर्फ मज़े के लिए अफसाना नहीं होना चाहिए, अफसाने का तासुर भी होना चाहिए। जिस लिए हम लिख रहे हैं उसका असर भी छूटना चाहिए, उसके ज़रिए इस्लाह भी होनी चाहिए। तो इस्लाह भी मुआशरे की या लोगों की अफसाने के ज़रिए ज़रूरी है।
अफसाना निगार के असलूब में रम्ज़, किनाए और तासिर को भी ज़रूरी समझा जाता है। उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज़ 20वीं सदी के साथ हुआ। सबसे पहले प्रेमचंद और सज्जाद हैदर यल्दुरुम के अफसाने सामने आए। प्रेमचंद को उर्दू अदब का पहला अफसाना निगार तस्लीम किया जाता है। हालांकि उनसे पहले भी अफसाने लिखे गए हैं, लेकिन वो बाज़ाब्ता और अज्जाए तरकीबी के साथ लिखे हुए नहीं हैं और वो सही ढंग से शाये भी नहीं कराए गए थे। तो इस एतबार से प्रेमचंद बाजी मार ले जाते हैं और प्रेमचंद के अफसानों को उर्दू अदब का पहला अफसाना करार दे दिया जाता है। प्रेमचंद के साथ ही सज्जाद हैदर यल्दुरुम ने भी अफसाना निगारी में बहुत बड़ा कारनामा किया है। अफसाना निगारी को उरूज पे पहुंचाने में अपने हाथ आजमाए हैं। उनके फ़ौरन बाद के कई अफसाना निगार उभरे। अब उनके नाम दिए गए हैं जो प्रेमचंद और सज्जाद हैदर यल्दुरुम के अफसानों के बाद। सज्जाद हैदर यल्दुरुम के बच्चों अफसाने अंगारे में शाये हुए थे, जो बहुत मशहूर और मकबूल हुआ था। अब इनके बाद के दौर के जो अफसाना निगार थे उनके अंदर बड़े नाम हैं अहमद अकबर आबादी, सुल्तान हैदर जोश, नियाज़ फतेहपुरी और हिजाब इम्तियाज़ अली। ये बड़े नुमाया नाम हैं। 1936 में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ। तरक्की पसंद तहरीक क्या थी, किस तरह से इनका आगाज़ हुआ और क्यों तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ किया गया, इन मसलों के ऊपर हम गुफ्तगू कर चुके हैं। अब यहाँ पर आपको समझ लेना है कि 1936 में हिंदुस्तान में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हो गया। उससे चंद बरस पहले अंगारे के नाम से बाग़ियाना कहानियों का एक मजमुआ शाया हो चुका था। अंगारे थे और इसमें अफसाने भी थे, छोटी छोटी कहानियाँ थी कई, और सज्जाद हैदर यल्दुरुम के साथ और जो इसके दोस्त शायर थे उनके उसके अंदर अफसाने शामिल थे। तो अंगारे का जो बेहद अहम जगह रखता है उर्दू अदब के अंदर, अंगारे के नाम से बाग़ियाना कहानियों का एक मजमुआ शाया हो चुका। हालांकि इसके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगे थे और बाद में कुछ वक्त के लिए इसके ऊपर रोक भी लगा दी गई थी। हुकूमत ने इसको जब्त कर लिया था अंगारे को, लेकिन इसके ज़रिए शुरुआत अफसानों की कर दी गई थी। इन कहानियों ने मौजू और फ़न दोनों एतबार से नए तजुर्बों की बुनियाद डाली। किन कहानियों ने? जो अंगारे के अंदर छपी हुई थी। अंगारा मजमुओं का नाम है, ये मजमुए का नाम है और इसके अंदर कई कहानियाँ, कई अफसाने शाये हुए थे। तो इन कहानियों ने मौजू और फ़न दोनों एतबार से नए तजुर्बों की बुनियाद डाली। नए अंदाज में लिखे गए थे ये। उसके बहुत पहले प्रेमचंद जो 1880 से 1936 तक रहे थे, उन्होंने उर्दू अफसाना निगारी को उरूज पर पहुंचा दिया था। प्रेमचंद अपने अफसाने लिख रहे थे और बहुत उम्दा किस्म के अफसाने लिख रहे थे। प्रेमचंद ने हकीकत निगारी और नफ्सियाती किरदार निगारी के साथ मशरिकी यूपी की देही ज़िंदगी और कौमी ज़िंदगी के मसाइल की तर्जुमानी की। प्रेमचंद तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे, लेकिन उससे पहले ही वो तरक्की पसंद तहरीक के जैसे अफसाने लिखने शुरू कर चुके थे और वो लिख भी रहे थे। उनके जो अफसाने थे वो अवामियत से भरपूर थे, आम लोगों के मसाइल को ऊपर उठाते थे, किसानों की और यूपी के जो देहाती ज़िंदगी है, देही यानी देहाती ज़िंदगी, उस देहाती ज़िंदगी के सामने जो मसाइल पेश आते हैं, जो उनकी परेशानियां हैं, उन सब को आपने अपने अफसाने में जाहिर कर दिया था। तो बहुत अच्छी तर्जुमानी की थी, उन किरदारों की बहुत अच्छी अक्कासी की थी। उसके बाद सादत हसन मंटो, कृष्णचंदर, राजेंद्र सिंह बेदी, असमत चौगताई, गुलाम अब्बास, हयातुल्ला अंसारी, अहमद नदीम कासमी और बलवंत सिंह के हाथों उर्दू अफसानों ने बहुत तरक्की की। ये प्रेमचंद और सज्जाद हैदर यल्दुरुम के बाद के ज़मानों के नाम हैं जिन्होंने उरूज पर पहुंचाया। आज़ादी के बाद उभरने वाले अफसाना निगारों में कुर्रतुल ऐन हैदर नुमाया हैसियत रखती हैं। अब उनके नाम बताए जा रहे हैं जब हमारा मुल्क आज़ाद हो गया और उसके बाद जो अफसाना निगार हुए, बड़े अफसाना निगार हुए, उनके अंदर नुमाया नाम कुर्रतुल ऐन हैदर का आता है। 1960 के लगभग उर्दू में अलामती अफसाने का आगाज़ हुआ। अलामती अफसाना, अलामत के तौर पर बात लिखना, इशारों के अंदर बात करना, यानी बात कहना कुछ चाह रहे हैं लेकिन लिखी कुछ और जा रही है। किसी की बुराई बतानी हो तो डायरेक्ट खामी ना बताकर किसी और अलामत को पकड़कर उसके ज़रिए मुआशरे की या उस चीज़ की बुराई जाहिर कर दी जाए। तो अलामती अफसाने वो होते हैं जो अलामतिया अंदाज में लिखे जाते हैं, कहना कुछ और चाहते हैं और कहते कुछ और हैं, इशारों और कुनायों में बात होती है। इस रंग के नुमाइंदा अफसाना निगार इंतज़ार हुसैन, सुरेंद्र प्रकाश, अनवर सज्जाद,
बलराज मेनरा, नैयर मसूद और खालिद हुसैन हैं। ये वो हैं जो अलामती अफसाने लिखते हैं। हकीकत निगारी की रिवायत को आगे बढ़ाने वालों में हयातुल्लाह अंसारी, ख्वाजा अहमद अब्बास, अहमद नदीम कासमी, शौकत सिद्दीकी, अशफाक अहमद, रामलाल, जोगिंदर पाल काबिल ज़िक्र हैं। और नई नस्ल के अफसाना निगारों ने बराह रास्त तर्ज बयान के बजाय अलामती तर्ज बयान को तरजीह दी है। बराह रास्त सीधे सीधे तौर पर कोई बात कह देना और अलामती इशारा और कुनाया में बात करना, अलामती अंदाज में बात करना। तो नए दौर के अफसाना निगार हैं वो सीधे बात नहीं करके अलामती अंदाज में बात कर रहे हैं, अलामती अफसानों के ज़रिए मसाइल को ऊपर उठा रहे हैं। बच्चों, यहाँ पर अफसाना निगारी से मुतालिक जो मुख्तसर मालूमात दे रखी थी ये मुकम्मल हो गई है। अफसाने क्या हैं, किस तरह से लिखे जाते हैं, कहाँ से उर्दू अदब में आए, अज्जाए तरकीबी और फिर तारीख़ के हवाले से भी हमने अहम मालूमात हासिल की है। यहाँ पर सबक का पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया है। दूसरा हिस्सा जो बलवंत सिंह का तारुफ है लेकर मैं आपके सामने फिर हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।